वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक आई है ये हमने स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज का सोल्यूशन हम कर चुके हैं और आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है इसकी एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका जो न्यू सिलेबस है इसमें आपको बायो के लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें हम चैप्टर 1 से 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरह मैथ के चैप्टर 1 से 7 तक कर चुके हैं। तो इस्लामियात की पूरी बुक का सोल्यूशन अपलोड हो चुका है एक्सरसाइजेस का। इसी तरह उर्दू की लेक्चर सीरीज़ भी कंटिन्यू है। बाकी तमाम सब्जेक्ट से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो आंसर बुक पे होंगे वो मैं बुक से समझाऊंगी और जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1-2 हैं वो मैं सॉल्व करके आपको समझाऊंगी। अगर वीडियो पूरी देखेंगे तो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको सुनने से भी याद हो जाएंगे। तो आपने अपनी बुक्स पे साथ साथ आंसर्स लगाने हैं और लेक्चर्स को गौर से समझना है। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिफाइन करना है, दोनों की डेफिनेशन पूछी गई है। इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज 29 पे आपने ये वाला करना है। पहले तो स्केलर क्वांटिटी, इसके साथ मैंने 2.1 लिखा है क्योंकि 2.1 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये है, देखें, अ स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ये कैसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि इस क्वांटिटी को हम मेंशन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं जस्ट मैग्नीट्यूड से। वेक्टर में यही होता है कि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आ जाती है, दोनों चीज़ें। इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड होता है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से। साथ ही फिर आपने वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन बतानी है। तो आप ये करेंगे, वेक्टर की यहाँ से लेकर यहाँ तक। अ वेक्टर इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट्स कम्प्लीटली। जिसको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब मतलब बयान करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी, उसकी सिमत की भी ज़रूरत होती है। तो ये इन दोनों की डिफ़ाइन आपने कर लेनी है पहले शॉर्ट क्वेश्चन में, पेज नंबर 29 पर। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2। गिव 5 एग्जांपल्स ईच फॉर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। 5 एग्जांपल्स हमने बतानी है स्केलर की और 5 एग्जांपल्स बतानी है वेक्टर क्वांटिटीज़ की। इसका आंसर भी पेज नंबर 29 पर ही है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ की पहले 5 एग्जांपल्स आपने करनी है। यहाँ से एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़ आर डिस्टेंस, लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी एंड टेम्परेचर। ये सारी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। कोई से 5 नाम आपने करने हैं। यहाँ पे 6 हैं तो 6 कर लें, लिखते वक्त 5 आप आसानी से याद रख सकेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज़ की भी 5 एग्जांपल्स बतानी है। यहाँ से आपने करनी है, द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ आर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट एंड फोर्स। ये सारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इनकी आपने पांचों ये नाम याद करने हैं। और इसके बाद है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन 2.3। स्टेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल क्या होता है उसको स्टेट, यानी कि उसकी डेफिनेशन लिखनी है, स्टेट है। तो पेज 31 आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने पेज नंबर 31 ओपन कर लिया है। ये हेड टू टेल रूल इसकी स्टेटमेंट है, ये आपने करनी है। टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स रीड्रा देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स। 2 वेक्टर्स हैं ना, मैं इसको साथ साथ ड्रा भी करके बताती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने ये एक वेक्टर ए ले लिया है और मैंने ये एक वेक्टर बी ले लिया है। ये देखें, अब इनको हम हेड टू टेल रूल से कैसे ड्रा करेंगे? टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स रीड्रा देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स। ये 2 वेक्टर्स हैं ना, हम रीड्रा करेंगे इन लाइन्स को कैसे? सच दैट द हेड ऑफ वन लाइन कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ द अदर। एक लाइन की हेड दूसरे की कोइंसाइड मतलब मिले, ज्वाइन करे दूसरे की टेल को। द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा जो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन करेगा टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, और दूसरे वेक्टर की हेड के साथ। देखिए किस तरह, ये देखिए मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वेक्टर ए ले लिया है, दूसरा वेक्टर इस तरह से ज्वाइन करना है। ये जो साइड होती है ना, ये हेड होती है और ये जो एरो होता है ये टेल होती है। दूसरा वेक्टर इस तरह से ज्वाइन करना है कि पहले वेक्टर की टेल से ज्वाइन करे। तो यहाँ से टेल से हमने ये दूसरा वेक्टर, ये वेक्टर के लिए ना ऊपर सिंबल ये वाला एरो लगाया जाता है, ये वेक्टर ज्वाइन कर लिए। अब पहले वेक्टर के हेड से एक वेक्टर ड्रा करें जो दूसरे वेक्टर की टेल से मिले, टेल टेल मिले ना, तो ये वाला वेक्टर क्या कहलाता है? रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि इन दोनों के सम a प्लस b के इक्वल होता है। तो ये वाली डायग्राम आपने साथ बनानी है और साथ इसकी ये स्टेटमेंट कर लेनी है।
इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन 2.4 है, व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है और स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, ये पूछा गया है। पेज 47 आपने ओपन करना है स्टूडेंट्स। ये पेज 47 की पॉइंट्स में आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अ ग्राफ डेट शोज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस और टाइम के दरमियान, किसी भी मूविंग बॉडी के दरमियान जो रिलेशन होता है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाता है। फिर दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, ग्राफ डेट शोज द रिलेशन बिटवीन द स्पीड एंड टाइम। ऐसा ग्राफ जो शो करता है रिलेशन किस किस के दरमियान, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है ना, तो स्पीड एंड टाइम टेकन बाय अ मूविंग बॉडी, किसी भी मूव करती हुई बॉडी की जो स्पीड और उसके डिस्टेंस में आपस में रिलेशन होगा ना, स्पीड और टाइम में, सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ है ना, तो स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ कहलाएगा। तो 2.4 क्वेश्चन का आंसर आपने ये कर लेना है पेज नंबर 47 पर। इसके बाद है स्टूडेंट्स 2.5 क्वेश्चन, ये है फॉलिंग ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ हैव द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉल किया जाता है, ऊपर से अर्थ पर, ज़मीन पर फेंका जाता है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रखता है, डज दिस इम्प्लाई डेट अ हैवियर ऑब्जेक्ट विल फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट। क्या एक हैवियर ऑब्जेक्ट, एक भारा ऑब्जेक्ट, एक लाइटर, एक हल्के वजन वाले ऑब्जेक्ट से ज़्यादा तेज़ी से नीचे पहुंचेगा, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है, वहाँ से आपको समझाती हूँ और आपने वही वाला आंसर लिखना है इसमें। वहाँ पे देखें इस 2.5 का आंसर आपने ये करना है, नो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। यानी कि हैवियर है या चाहे लाइटर है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा ग्रेविटी की वजह से, फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स नियर अर्थ सरफेस। दिस मीन्स बोथ हैवियर एंड लाइटर ऑब्जेक्ट विल फॉल एट द सेम रेट। इसका मतलब है जितनी स्पीड से एक हैवी ऑब्जेक्ट अर्थ पर पहुंचेगा, उतनी ही स्पीड से एक हल्का, एक लाइटर ऑब्जेक्ट भी ज़मीन पर पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो ग्रेविटी है ना, उसकी वजह से उनका एक्सेलरेशन जो है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये आपने इसका आंसर करना है 2.5 क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 2.6, द वेक्टर क्वांटिटीज आर समटाइम्स रिटन इन स्केलर नोटेशन। वैसे तो वेक्टर क्वांटिटी को बोल्ड करके एरो हेड के साथ लिखा जाता है, लेकिन सम टाइम एक स्केलर नोटेशन में अगर लिखा जाए नॉट बोल्ड, यानी कि अगर उसको बोल्ड ना किया जाए, हाउ इज़ द डायरेक्शन इंडिकेटेड। तो फिर हम उसकी डायरेक्शन को कैसे बताएंगे, क्योंकि उसमें तो डायरेक्शन बतानी ज़रूरी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज़ें होती हैं, बोल्ड करके लिखा जाता है या उसके ऊपर एरो हेड लगाया जाता है। अब वो ये कहती हैं कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर नोटेशन में लिखें, उसको बोल्ड ना करें, तो फिर उसकी डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका आंसर भी मैंने आसान वर्डिंग में आपके लिए लिखा है स्टूडेंट्स। 2.6 का आंसर आप ये करेंगे, व्हेन वी राइट अ वेक्टर क्वांटिटी इन स्केलर नोटेशन। जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी को एक स्केलर नोटेशन यानी कि नॉट बोल्ड में लिखते हैं, देन डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय सिंबल एज सच एज एन एरो। तो फिर उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हम एक एरो के ज़रिए उसके ऊपर लगा देते हैं। देखें ना, मैंने एक वेक्टर ये लिखा कि वी वेक्टर है, मैंने इसको बोल्ड नहीं किया, मैं इसके ऊपर एरो लगा दूंगी। ये जो हम बोल्ड कर देते हैं ना, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन सम टाइम अगर हम इस तरह लिखें तो उसके ऊपर एरो हेड जो है उसकी डायरेक्शन के लिए लगाया जाता है। या फिर क्या दूसरा तरीका यह हो सकता है, टेल द डायरेक्शन बाय टेक्स्ट, या फिर हम एक टेक्स्ट में लिख कर उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन टूवर्ड्स वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर हम उसके ऊपर एरो लगाते हैं। अगर हम एक वेक्टर क्वांटिटी को बोल्ड करके ना लिखें, स्केलर फॉर्म में लिखें, तो फिर उसके ऊपर एरो लगाना ज़रूरी होता है, या फिर हमें उसकी डायरेक्शन जो है वो एक टेक्स्ट फॉर्म में जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट इस फॉर्म में लिखकर बतानी पड़ती है। तो ये इसका आंसर आपने कर लेना है। स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन 2.7, अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक बॉडी है जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म। क्या उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, गिव रीजन। अगर होगी तो फिर उसकी वजह क्या होगी। स्टूडेंट्स देखें, दो चीज़ें हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड हमें पता है स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये मेन डिफरेंस याद रखना है आपने। बाकी इसका आंसर मैं आपको दिखाती हूँ आपने किस तरह लिखना है। इस क्वेश्चन 2.7 का आंसर स्टूडेंट्स आप इस तरह लिखेंगे, नो यूनिफॉर्म स्पीड ओनली मीन्स कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड। नो यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है, सिर्फ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती। नॉट डायरेक्शन बिकॉज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होंगी। बोथ मस्ट रिमेन कांस्टेंट, दोनों हमेशा सेम रहेंगी, बिकॉज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन है 2.8, इज इट पॉसिबल फॉर अ बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन। क्या पॉसिबल है कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन हो व्हेन मूविंग विद, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, क्या उसके पास एक्सेलरेशन होगा। या पार्ट 2 में कहते हैं कि अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तो क्या उसके पास एक्सेलरेशन होगा।
तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आपने ये करना है 2.8 पहले फर्स्ट पार्ट का। फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, देन एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। जो वेलोसिटी में चेंज होगा वही एक्सेलरेशन में चेंज होगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही तो एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो फिर एक्सेलरेशन जीरो होगा। ये आपने पहले पार्ट में बताना है। पहले पार्ट में पूछा गया था कि क्या उसमें एक्सेलरेशन जो होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो बॉडी, उसमें एक्सेलरेशन होगा, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फिर एक्सेलरेशन जीरो होगा। पार्ट 2 में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा। फॉर कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेशन इज पॉसिबल, एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो। इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है, इफ़ डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, अगर डायरेक्शन यानी कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, फॉर एग्जांपल इन सर्कुलर मोशन के अंदर बॉडी जो होती है वो चेंज हो रही होती है, मूव कर रही होती है, तो फिर उसके एक्सेलरेशन में भी चेंज आ रहा होता है। तो ये आपने इसका आंसर कर लेना है। बाकी स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चंस तो थे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस, इनमें से क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनका सोल्यूशन भी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स। और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स जो है ना वो भी अवेलेबल है, सेपरेट प्ले लिस्ट हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो आपने सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, और इसके न्यूमेरिकल्स भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट।